हेलो बाबू, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? मैं आपका धनंजय सर और मैथ के एक नए टॉपिक के साथ आज हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं और वह टॉपिक है अनुपात, रेशियो। देखिए, इस टॉपिक को यह समझ करके नहीं पढ़ना है कि सिर्फ मैथ का यह एक टॉपिक है, जी नहीं, यह पूरे मैथ का बैकबोन है, पूरे मैथ की जान है। अगर अर्थमेटिक के किसी भी टॉपिक की बात करें, चाहे नंबर सिस्टम हो, एलसीएम हो, एवरेज हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, डिस्काउंट हो, टाइम एंड वर्क हो, हॉज एंड पाइप हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, बोट स्ट्रीम हो, कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, इवन की एसआई हो, सीआई हो यानी सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, कोई भी टॉपिक क्यों ना हो, अगर आपने रेशियो को अच्छे से पढ़ लिया तो इन सभी टॉपिक्स में रेशियो का अप्रोच ले सकते हैं। इसलिए रेशियो को, अनुपात को सिर्फ मैथ का मैं एक टॉपिक नहीं कहता, मैं इसको एक अप्रोच कहता हूं, एक ऐसा अप्रोच जिसकी मदद से मैथ के दूसरे जो टॉपिक हैं वहां के भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कब कर सकते हो आप? तभी कर सकते हो जब आप रेशियो को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो, उसके क्वेश्चन को हल करना सीख रहे हो। तो इसलिए इस टॉपिक को पढ़ाने में मैं कोई जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करने जा रहा हूं, बहुत आराम से हम लोग सीखेंगे। और आपसे भी विनम्र आग्रह है कि आप भी इसको पढ़ने में कोई जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मैं शुरू में लेकर के आऊंगा और वहां पे 1-2 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हल करके और इस पूरे टॉपिक को मैं समाप्त कर दूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत छोटे क्वेश्चन पे हम लोग अपना कंसेप्ट क्लियर करना शुरू करेंगे और उसके बाद बड़े क्वेश्चन को भी हम लोग सीखेंगे। यहाँ पर मेरा उद्देश्य सिर्फ क्वेश्चन हल करना नहीं है, सिर्फ आपको ट्रिक्स देना नहीं है, बल्कि रेशियो की वास्तविक पकड़, रेशियो पर वास्तविक पकड़ और रेशियो के कंसेप्ट पर वास्तविक पकड़ आपको बनानी है। यानी कि आप रेशियो को अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो मैथ का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे किसी भी टॉपिक से क्यों ना हो, आप उसकी धज्जियां उड़ा सकते हो। तो क्या आप तैयार हो मेरे साथ इस यात्रा पे चलने के लिए? अगर तैयार हो तो चलो शुरू करते हैं। देखो बाबू, अगर अनुपात या रेशियो को अगर एक सेंटेंस में डिफाइन करना हो तो आप कह सकते हो कि अनुपात एक समान राशियों के बीच एक निश्चित संबंध को दर्शाता है। क्या बोला गया? एक समान राशि। एक समान राशि का मतलब आप समझ रहे हो, यानी कि इसका यूनिट एक जैसा होना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं केजी में तो आगे भी हमको केजी में ही बात करने पड़ेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं लीटर में तो आगे भी हमको लीटर में बात करने पड़ेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं रुपया में तो आगे भी हमको रुपया में ही बात करना पड़ेगा। यानी कि ये जो राशि है वह एक जैसा होना चाहिए। अब इसी राशि पे कई सवाल पूछे जाते हैं। देखो, मैंने ऐसे गोल गोल किया ना, बस आज गोल गोल करके इस सारे क्वेश्चन में आपको हल करवाने वाला हूँ। मैं आपको एक फॉर्मेट यहाँ पर दे रहा हूँ, ध्यान से इस फॉर्मेट को देखना। बहुत अलग अलग तरीके का क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ और सबके लिए बहुत खास आपको एक फॉर्मेट देने वाला हूँ। जैसे मैंने एक गोला ऐसे खींचा था, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे 3 अभी गोला यहाँ पर ले लेता हूँ। इस तरह का एक फॉर्मेट दिमाग में बैठा लो। बैठ गया दिमाग में? अब इस तीनों फॉर्मेट में अभी हमको करना क्या है, जो भी कुछ राशि दिया हुआ रहेगा उस राशि को हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। ठीक है, अब इस राशि के लिए जो संबंध होगा वह संबंध तो अनुपात के फॉर्मेट में होगा, है ना। तो इस राशि के लिए जो अनुपात का पद होगा उसको हम यहां पर लिखने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अनुपात के तो केवल एक ही पद नहीं होंगे, उसके तो और भी कोई पद होंगे। तो जिस पद के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका पद हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। उसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। चलो यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे तो थोड़ा बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, लेकिन उसके पहले फॉर्मेट तो बना ले। अभी मैंने क्या किया था, इस तरह से 3 गोला खींचा था, है ना, और इस पूरे 3 गोला पर ही आज पूरे के पूरे सवाल मैं आपका बनाने वाला हूं। कोई धनराशि ए, बी तथा सी के बीच 7:5:8 के अनुपात में बांटी जाए तो बी को 450 रुपए प्राप्त होते हैं। तो कुल धनराशि कितनी है? क्या अनुपात दिया है? 7, 5 और 8 का। ये तो समझ रहे होगे ना कि 7 जो है वह ए के लिए है और 5 है वो बी के लिए है और 8 किसके लिए है? सी के लिए। ये बात तो समझ में आ रही है। अब कहता है, आप यहाँ पर ध्यान से देखो कि राशि कहाँ पर दिया है, तो राशि रुपए में है और राशि दिया है 450। बस कुछ नहीं करना है, सबसे ऊपर इस राशि को यहाँ पे नोट कर लेना है। अब यहाँ पर यह देखो कि 450 किसके लिए है, तो बोला है कि बी को मिलता है। तो बी के लिए क्या बोला गया था? तो बी के लिए तो 5 है, तो चलो 5 को हम नीचे लिखेंगे। यानी कि इससे रिलेटेड राशि को
हम नीचे लिख लेंगे। निकालना क्या है, तो बोला कि कुल धनराशि, तो कुल धनराशि यानी 7, 5 और 8 सभी को हमें ऐड करना होगा, और सबको अगर ऐड कर लेंगे तो होगा कितना, तो 20। ये निकालना है तो इसको हम यहाँ पे रख लेंगे, 20 को यहाँ पे। अब इसको हल कर लेते हैं, 5 से कैंसिल करेंगे तो 90 बार में हम इसको कैंसिल कर सकते हैं ना। अब 90 और 20 को गुना करेंगे तो क्या होगा, 1800। और देखो आपका सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है, तो काफी आसानी से बना सकते हैं। चलो दूसरा नंबर वाला क्वेश्चन लेते हैं अब। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राम, मोहन तथा सोहन ने 5:3:2 के अनुपात में कुछ सेव खरीदे। यदि मोहन तथा सोहन द्वारा खरीदे गए सेव की कुल संख्या 60 हो तो राम ने कुल कितने सेव खरीदे। अब देखो यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे पहले देखो कि यूनिट क्या दिया हुआ है, तो यूनिट यहाँ पे संख्या है और कितना संख्या बोला गया, तो 60 है ना। तो इसको 60 को हम यहाँ पे रख लेंगे। अब पता करो ये 60 किसके लिए आया, तो बोला कि मोहन तथा सोहन, मोहन और सोहन के द्वारा। तो अभी देखो मोहन और सोहन का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पे सोहन के लिए तो 2 है और मोहन के लिए 3 है और राम के लिए 5 है ना। तो मोहन और सोहन यानी 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। निकालना क्या है, तो राम के लिए, तो राम के लिए भी 5 है, तो 5 को यहाँ पे लिखेंगे तो 5 से 5 कैंसिल होगा, बचेगा कितना, 60। और आपका आंसर तीसरे नंबर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। बन गया क्वेश्चन। बस इतने ही आसानी से क्वेश्चन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो तीसरे नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राज्य सरकार सूखाग्रस्त एक्स, वाई तथा जेड 3 जिलों को एक निश्चित राशि 2:3:4 के अनुपात में देती है। यदि जेड को एक्स से 400 करोड़ रुपए अधिक मिले हों तो वाई जिले को कितने करोड़ रुपए प्राप्त हुए। यहाँ पर यूनिट क्या है, तो रुपया है, और कितना रुपया बोला गया, तो 400। तो बस इस 400 को आप यहाँ पे लिख लो। अब यह 400 किसके लिए है, तो कहता है यदि जेड को एक्स से 400 करोड़ रुपए अधिक मिले हों, यानी कि यहाँ पे जेड को एक्स से जो अधिक मिला उसको दिया गया। तो हमारे पास अनुपात क्या था, तो 2:3:4 का। ये तो समझ में आ रहा है ना कि अभी हमारे पास एक्स, वाई और जेड यही है ना, और एक्स के लिए 2 होगा, y के लिए 3 होगा और z के लिए 4 होगा। अंतर क्या लेना है, तो z और x का, तो z और x का अंतर लेंगे, यानी 2 और 4 का अंतर तो 2 होगा, तो बस इस 2 को यहाँ पे लिख लेंगे। निकालना क्या है, तो कहता है कि y जिले को कितना प्राप्त हुआ, तो y जिले के लिए क्या होगा, तो 3 होगा। इस 3 को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, कैंसिल करेंगे 2 से 400 को तो 200 बार में, और 200 और 3 का गुना करेंगे तो 600 होगा, जो पहले नंबर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। आसानी से बनेगा ना, कमेंट करके मुझे बताना बाबू। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया हुआ है कि किसी राशि को क्रमशः ए, बी तथा सी के मध्य 23:11:5 के अनुपात में बांटा गया। यदि ए का हिस्सा बी तथा सी के कुल हिस्सों से 2800 रुपए अधिक हो तो ए तथा बी के हिस्सों में अंतर ज्ञात कीजिए। अनुपात क्या दिया हुआ है, तो 23, 11 और 5 का है ना। ए के लिए 23, बी के लिए 11 और सी के लिए 5। यहां पर यह देखो कि कितना यूनिट दिया है, तो रुपया दिया है और कितना दिया हुआ, तो 2800। तो कुछ नहीं विचार करना है, पहले 2800 को यहाँ पे हमको नोट कर लेने हैं। यह 2800 क्या था, तो बोला गया कि ए का जो हिस्सा है वह अधिक है किससे, तो बी और सी के कुल हिस्से से। तो बी और सी का हिस्सा यानी 11 और 5 को जोड़ेंगे 16 होगा। बी का हिस्सा तो यही होगा ना, तो 11 और 5 16, और 23 और 16 का अंतर होगा कितना, तो 7। तो ये इधर मैं 7 लिख लूंगा। अब देखो यहां पर हमें निकालना क्या था, तो कहता है कि ए और बी के हिस्सों का अंतर ज्ञात करना है। ए तथा बी के हिस्सों का हमें अंतर निकालना है। तो ए का 23 है और बी का 11 है, दोनों के बीच का अंतर 12 होगा, तो 12 को हमें यहाँ नोट करना है। अब 7 से कैंसिल कर लेंगे तो 400 बार में कटेगा, 12 और 400 का गुना करेंगे तो 4800, जो कि तीसरे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। समझ में आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि किसी वस्तु के उत्पादन में कच्चा माल, श्रमिक तथा अन्य मद पर आने वाला खर्च क्रमशः 10:8:5 के अनुपात में है। यदि एक वस्तु के उत्पादन पर श्रमिक खर्च 128 रुपये हो तो ऐसी 10 वस्तु के उत्पादन पर कच्चे माल पर आने वाला कुल खर्च ज्ञात करें। अनुपात क्या दिया हुआ है, तो 10 से 8 और 5 का।
ये तो आपको समझ में आ रहा है कि 10 किसके लिए, तो कच्चा माल के लिए, 8 किसके लिए, तो श्रमिक के लिए, और 5 किसके लिए, तो अन्य मद के लिए है। अब हमको यहाँ पे यह ढूंढना है कि राशि क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे 128 रुपया दिया हुआ है। इस 128 को यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात अब यहाँ है कि ये 128 रुपया किसके लिए है, तो एक वस्तु के उत्पादन के लिए है। लेकिन हमको निकालना कितना है, तो 10 वस्तु का उत्पादन बताना है। तो एक वस्तु का 128, तो 10 वस्तु का क्या होगा, 1280, यानी 1 जीरो हमें बढ़ाने पड़ेंगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे यह क्या था, तो श्रमिक का खर्च था, और श्रमिक के लिए हमारे पास यूनिट क्या है, तो 8 का यूनिट है। तो इस 8 को हमें नीचे रखना पड़ेगा। हमको निकालना क्या था, तो कच्चे माल निकालने हैं, और कच्चे माल के लिए क्या होगा, तो 10 यूनिट होगा। तो 10 को हमें यहाँ पे रखने हैं। बस अब यहाँ से हल कर लो। 8 से कैंसिल करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 8 से 16 बार में तो 128 हो जाता है। तो 1 जीरो और हमें लगाने पड़ेंगे, यानी 160 है। और 160 और 10 का गुना करेंगे तो 1600। और देखो पहले नंबर वाले ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। आप समझ पा रहे हो ना क्वेश्चन मैं कैसे बना रहा हूँ। एक एक शब्द को पकड़ पकड़ कर मैं चल रहा हूँ, और इसी फॉर्मेट पे सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है बाबू कि 4 स्पीकर और 3 माइक की कुल कीमत 260 रुपया है। एक स्पीकर और एक माइक की कीमत का अनुपात क्रमशः 5:2 है। तो एक स्पीकर और 6 माइक की कुल कीमत ज्ञात करें। अभी यहाँ पर क्या बोला गया कि 260 रुपया प्राप्त हो रहा है। तो ज्यादा विचार नहीं करना है, 260 को यहाँ पे रख लेना है। अब यह देखना है कि 260 रुपया कहाँ से आया। तो 260 रुपया 4 स्पीकर और 3 माइक के खरीदने के कारण यहाँ पे कीमत लगा। तो एक स्पीकर का कीमत क्या है, तो देखो 5 और 2 का अनुपात दिया है ना, 5 और 2 का अनुपात, यानी एक स्पीकर को अगर खरीदोगे तो 5 रुपया, और एक माइक को खरीदोगे तो 2 रुपया। आपने 4 खरीदा है स्पीकर तो 20 रुपए पड़ जाएंगे, और 3 माइक खरीदा है तो 6 रुपए, यानी टोटल हो जाएंगे 26 रुपए। तो इसको यहाँ पे रख लो। खरीदना क्या है, तो एक स्पीकर लेना है और 6 माइक लेने हैं। तो एक स्पीकर लेंगे तो 5 रुपए, और 6 माइक लेंगे तो 2 रुपए के हिसाब से कितने पड़ जाएंगे, 12, यानी कि 12 और 5 17 रुपए पड़ जाएंगे, जिसको हमें यहाँ लिखना होगा। हल करो 26 से तो 10 बार में कैंसिल होगा। 10 और 17 का गुना करेंगे 170 रुपया होगा, जो कि तीसरे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो काफी आसानी से हल कर सकते हो। सिर्फ इसी डायग्राम पे आज क्वेश्चन में आपको हल करवा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि कॉपी, कलम तथा पेंसिल के मूल्यों में 7:5:2 का अनुपात है। यदि एक कलम तथा 3 पेंसिल का कुल मूल्य 154 रुपया हो तो 4 कलम, 2 पेंसिल तथा 1 कॉपी का मूल्य ज्ञात करें। अभी देखो यहाँ पे 7:5:2 का अनुपात है। 7 कॉपी के लिए है, 5 कलम के लिए है, और 2 किसके लिए है, पेंसिल के लिए। यहाँ पर देखो तो 154 रुपया बोला गया, तो बिना विचार कुछ किए 154 को तो पहले यहाँ पे लिख लेंगे। अब 154 रुपए आए कहाँ से, तो 1 कलम खरीदा गया था और 3 पेंसिल खरीदा गया था। तो 1 कलम यानी कि 5 रुपया, और 3 पेंसिल, तो देखो एक पेंसिल के लिए तो 2 रुपया बोला गया ना, तो 3 पेंसिल खरीदेंगे तो 6, तो 6 और 5 11, तो इस 11 को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब हमको बोला गया क्या निकालना है, तो 4 कलम, 2 पेंसिल और 1 कॉपी। तो 4 कलम, तो देखो कलम तो 5 रुपए मिल रहा है ना, यानी कि 20% यहाँ पे हो जाएगा। 2 पेंसिल लेना है तो, और 1 पेंसिल का 2 रुपए कीमत है, यानी कि 4 रुपए और भी लगने वाले हैं। अच्छा 1 कॉपी खरीदेंगे तो 7 रुपया, यानी कि 7 4 11 और 20 31, 31 को मैं यहाँ पे रख लूंगा। 11 से अगर कैंसिल करना चाहें तो 11 से आप कैंसिल इसको कर सकते हैं 14 बार में। तो 14 और 31 का अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा 434, जो कि दूसरे नंबर वाले ऑप्शन में आपका दिया हुआ है। तो काफी आसानी से आप हल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं बाबू। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 8, और कहता है कि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है। सबसे छोटे तथा सबसे बड़े कोण का योग क्या होगा। अब देखो यहाँ पे आप तो जानते हो ना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो डाटा तो कुछ नहीं दिया है, फिर भी आप यहाँ पे 180 लिख सकते हो। 180 लिखने का मतलब कि तीनों कोण, तो तीनों कोण यानी 2 3 5 सबको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ेंगे तो होगा 10। निकालना क्या था, तो सबसे छोटे और सबसे बड़े कोण का योग। तो सबसे छोटा कोण तो 2 दिया हुआ है, सबसे बड़ा कोण 5 होगा, तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 हमको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। 18 और 7 का अगर गुना करें तो 126 होगा। और देखो चौथे नंबर ऑप्शन में आपका आंसर दिया है, यानी 126 डिग्री आपका आंसर होगा। आ रही है बात समझ में। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है बाबू कि किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:1 है।
सबसे छोटे कोण और दूसरे सबसे बड़े कोण के योग का 2/3 कितना होगा। अभी एक बात तो क्लियर है कि अगर कोई चतुर्भुज है तो उसके समस्त कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा। समस्त कोण यानी 3, 5, 9, 1 सबको अगर जोड़ लेंगे तो होगा कितना, तो 18। तो 18 को नीचे लिख लेंगे, है ना। 3, 5, 8, 1, 9, 9, 18। अब क्या बोला गया, सबसे छोटे कोण, सबसे छोटा कोण क्या है, तो 1 है। दूसरे सबसे बड़े कोण, सबसे बड़ा नहीं, सबसे बड़ा होगा तो 9 होगा, लेकिन दूसरा बड़ा बोला गया तो 5 होगा, यानी 1 और 5 को जोड़ लेने हैं, दोनों के योगफल। और योगफल का बोला गया 2/3, यानी 2/3 यानी कि 2/3। तो देखो 6 गुने 2/3 अगर करो तो आपको कितने प्राप्त होंगे, तो 4। तो इस 4 को आपको यहाँ लिख लेना है। चलो हल कर लेते हैं। तो 18 से कैंसिल करेंगे तो 20 बार में 20 और 4 का गुना करेंगे तो 80 होगा, यानी कि 80 डिग्री, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन आपका आंसर होगा। बना सकते हो आसानी से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात क्रमशः 26:3 है। यदि उसकी आय 7,250 रुपया हो तो उसकी बचत ज्ञात करें। अब तो आप समझ गए हो। सबसे पहले तो आपको 7,250 जो दिया हुआ है इसको आप यहाँ पे नोट कर लो, 7,250। अब यह क्या था, तो इनकम है, आय है, यानी कि इनकम क्या होता है, खर्च और बचत दोनों को जो मिला देंगे तो 26 और 3 को जोड़ेंगे तो होगा 29। निकालना क्या था, तो बचत, और बचत है कितना, 3। देखो 29 से आप इधर कैंसिल करो तो 250 बार में आप कैंसिल करोगे, 250 और 3 का गुना करेंगे तो 750 होगा, जो कि पहले नंबर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप देख पा रहे हो 10 क्वेश्चन मैंने अभी जो बनाए वे सभी के सभी एक ही डायग्राम पे बनाए हैं। आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या अब आप इस तरह के क्वेश्चन को इस तरीके से बना सकते हो कि नहीं। आंकड़े को पकड़ना और राशि को ऊपर लिखना, उस राशि के लिए जो अनुपात है उसे नीचे लिखना, और जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको हमें साइड में लिखना है। बात समझ में आ रही है। यानी कि हमें जो भी डाटा दिया गया है तो उसके पद से भाग देना है, और जो निकाला गया है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा बाबू, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, ताकि मैं समझ सकूं कि आपने ये सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझी या नहीं। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। थैंक यू।